जो 2 दिन का समिट है वो ऑलमोस्ट अभी अगले 1 से 2 घंटे में कंक्लूड हो जाएगा। एंड इट वाज वेरी सक्सेसफुल। वी कुड डिस्कस मैनी टॉपिक्स, मैनी टॉपिक्स ऑफ कार्डियोलॉजी, राइट फ्रॉम ईसीजी वर्कशॉप हुआ, कल इको वर्कशॉप हुआ। हमने कुछ फोकस्ड सेशंस रखे हार्ट फेल्योर के ऊपर, कार्डियक अरेस्ट के ऊपर, हार्ट अटैक के ऊपर। और ये सारे सेशंस करने के साथ में हमने कुछ नई दवाओं पर जो हार्ट फेलियर में और हार्ट अटैक में यूज़ होती हैं उस पर मंथन किया। क्या हम और भी टेक्नोलॉजीज यूज़ कर सकते हैं? एंजियोप्लास्टी, जो पहले अपन बोलते हैं ना सिंपल एंजियोप्लास्टी, सिंपल नहीं होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी दिखती हैं। आईओएस का यूसेज, डोटाब्लेशन का यूसेज, मतलब आप टेक्नोलॉजी को यूज़ कैसे करते हैं उसको और सटीक बनाने में और बेहतर बनाने में कि रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म अच्छे रहें, तो उस पर मंथन हुआ। वी कुड डिस्कस सम न्यूअर ड्रग्स इन डायबिटीज़, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि डायबिटीज़ सिर्फ डायबिटीज़ कहना भर बीमारी नहीं है। डायबिटीज़ हार्ट अटैक को जन्म देती है ना, ब्रेन अटैक को जन्म देती है, गुर्दे खराब करती है, किडनीज को प्रॉब्लम करती है। सो हमें कुछ ऐसी दवाइयाँ होनी चाहिए डायबिटीज़ की भी जो डायबिटीज़ में भी रोकथाम करे और हमारे हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक वगैरह की प्रोपेंसिटी को कम करे और किडनीज को भी खराब होने से बचाए। सो मल्टीपल इफेक्ट्स हमारे उन दवाइयों के होने चाहिए, इस पर चर्चा हुआ। हमने चर्चा की टावी के ऊपर। टावी मैंने जैसे कल आपको बताया था कि भाई हम ओपन हार्ट करके पहले वाल्व को प्रत्यारोपित करते थे। आजकल हम क्या करते हैं, जैसे हम एंजियोप्लास्टी करते हैं फीमोरल, अब तो हम रेडियल करने लगे हैं सारे केसेस, बट फीमोरल जैसे करते थे वैसे ही जाकर के और एक वाल्व को वहाँ जाकर के हमें रख देना होता है। ठीक है, तो सिंपल करके बता रहा हूँ मैं आपको कि उसमें ना बेहोश करने की ज़रूरत होती है, ना वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है, ना ओपन हार्ट करने की ज़रूरत होती है। तो इस पर मंथन हुआ। ये करते हुए हमने कल हटा लो, ये सब चीज़ें करते हुए हमने हमारे जो भी विशिष्ट अतिथि थे, विशिष्ट फैकल्टीज थे, उनका भी हमने सम्मान किया। और उस सम्मान के लिए हमारे मुख्य अतिथि जो थे वो डिविजनल कमिश्नर साहब, संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट साहब आए थे और स्पेशल गेस्ट डॉक्टर लाखन पोसवाल, प्रिंसिपल एंड कंट्रोलर है, उन्होंने सम्मानित किया। हमारे डॉक्टर मोहित गुप्ता को, डॉक्टर प्रोफेसर मोहित गुप्ता, उन्होंने बहुत ही एक अच्छा सेशन, खूबसूरत सेशन लिया। जैसे हम बात करते हैं हेल्थ की ओवरऑल, तो हम बात करते हैं कि फिजिकली फिट हैं तो हम हेल्दी हैं, ऐसा नहीं होता। मानसिक रूप में भी हमें सुदृढ़ रहना होता है और फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ वो हैंड इन हैंड। अगर आप फिजिकली फिट रहोगे तो मेंटल पे वर्क कर पाओगे और एक्चुअली अगर आप मेंटली फिट रहोगे तो फिजिकल पे भी वर्क कर पाओगे। तो ये सामंजस्य होना, इस पर उन्होंने काफ़ी अपना विचार व्यक्त किए। उनकी पर्सनल हिस्ट्री, उनकी पेशेंट्स की हिस्ट्री उन्होंने दिखाई और वो बहुत ही अच्छा वेल अप्रिशिएटेड सेशन था। तो उनको सम्मानित किया गया कल शाम को। डॉक्टर संजय मेहरोत्रा जो टावी एक्सपर्ट है नारायणा विद्यालय बेंगलुरु में, वो आए थे। डॉक्टर रवि काफलीवाल साहब से तो कल मुलाकात आपकी हुई थी, उन्होंने आपको संबोधित किया भी था। सो ही वॉज ऑल्सो देयर। सो वैसे अगर हम देखें तो हमने उन्हीं को मॉडिफाइड वर्जन्स में भी हमने चेक किया और डिस्कशंस हुए। डॉक्टर संजीव सिराना साहब, आप एडिशनल डायरेक्टर हैं इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी के एटर्नल हॉस्पिटल जयपुर में, तो आपके 2 सेशंस हमने रखे थे और उस पर चर्चा हुई कि भाई दवाइयाँ कौन सी वाली यूज़ आनी चाहिए अटैक हो तो, और क्या दवाइयाँ यूज़ करना ही सफिशिएंट है या हमें एंजियोप्लास्टी पे भी जाना चाहिए, और कब जाना चाहिए और कौन सी दवाइयाँ कितने ड्यूरेशन के लिए चलनी चाहिए। डॉक्टर साहब ने एक और सेशन लिया था जिसका डायबिटीज़ में नई दवाइयाँ और कौन सी आई हैं। देखिए डायबिटीज़ पे हम बार बार बात क्यों करते हैं, क्योंकि 1 या 2 दवाइयाँ नहीं हैं, उसमें मल्टीपल मेडिकेशंस हैं और कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट्स देती हैं। प्लियोट्रॉपिक मतलब सिर्फ शुगर को कंट्रोल ना करते हुए हार्ट को भी सपोर्ट करती है, ब्रेन को भी और किडनीज को भी। सो मल्टी सिस्टम वाली ड्रग्स जो होती हैं वो कैसे हेल्पफुल है, आपको मोटापे में नियंत्रण करके कैसे चीज़ों से बच सकते हैं। तो उस पर डॉक्टर साहब ने हमें उस पर एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया। उसके अलावा 3-4 इम्पॉर्टेंट केसेस डिस्कशंस हुए और एम्स के डॉक्टर संदीप मिश्रा साहब ने हमें कुछ चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड केसेस के बारे में हमें अवगत कराया। सो दिस इज व्हाट वाज द एंटायर conclusion of today's summit. It was very successful, well attended by many physicians, not only of Udaipur, adjoining Udaipur, Jaipur, और हमारी फैकल्टी तो देश भर की आई हुई थी। So this is what we did, and I would love you should take a bite from Dr. Sidana Saab also,
and we are thankful to Dr. Sinara Sahab to have accepted our invitation to come over. थैंक यू डॉक्टर अमित। मैं यही कहूँगा, हमने पिछले कुछ सालों में जो इन्फेक्शियस डिजीज़ थी उनको तो हमने नियंत्रित कर लिया, बट अब ये लाइफस्टाइल के साथ जो एसोसिएटेड डिजीज़ है ये हमारी बहुत बढ़ रही है, क्योंकि फूड एनर्जी डेंस फूड अवेलेबल है, हम लोग फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, तो इस वजह से डायबिटीज़, मोटापा और हार्ट की बीमारियाँ, ये तीनों चीज़ें बहुत बढ़ रही हैं। और ये सारी बीमारियाँ आपस में लिंक्ड हैं, जैसा कि बताया कि ना केवल हमें फिजिकली बल्कि मेंटली भी फिट रहना चाहिए, तो हमें अपना खाने पीने में डेफिनेटली चेंजेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दूसरा, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने की रिक्वायरमेंट तो है ही है, मेंटली भी हमें रिलैक्स रहना है, क्योंकि आजकल प्रोफेशनल रिलेटेड और पर्सनल लाइफ में बहुत सारी स्ट्रेसेस हो गई हैं जिनको हमें टैकल करना चाहिए टाइम टू टाइम, ताकि हम ओवरऑल गुड हेल्थ में रह सकें। और फिर खाली प्रिवेंशन तो ये पार्ट हो गया, फिर ट्रीटमेंट का पार्ट भी है। हम जहाँ तक कोशिशों में ये प्रयास करना चाहिए कि बीमारी को हम प्रिवेंट कर सकें। घबराने की बात नहीं है, बहुत टेक्निक्स हैं जो एडवांस हो गई हैं जिनसे हम ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी को हम टैकल कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि वाल्व का बिना सर्जरी के रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। एंजियोप्लास्टी में जैसे पहले कैल्सिफाइड आर्टरीज होती थी, या उसमें हम एंजियोप्लास्टी नहीं कर सकते थे, अब नए नए रोटाब्लेशन और लिथोट्रिप्सी टेक्निक्स आई हैं जिनसे हम कैल्सिफाइड आर्टरीज की भी एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं। और साथ के साथ हम और भी कई चीज़ों में नए, हार्ट फेलियर में भी नए बहुत सारे ट्रीटमेंट आजकल अवेलेबल हुए, जो हार्ट फेलियर भी जैसे जैसे हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, हार्ट फेलियर की बीमारी भी बढ़ रही है, तो इसमें भी बहुत सारे नए इनोवेशन लास्ट 5 to 10 ईयर्स में आए हैं। तो जब भी वो पॉसिबल, हमें जल्दी से जल्दी डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए ताकि हम मैक्सिमम ट्रीटमेंट का बेनिफिट ले सकें। इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ओवरऑल सिनेरियो, हेल्थ सिनेरियो का। हमें लगता है कि हमें या किसी को भी फैमिली में हार्ट अटैक हुआ, दवाइयाँ ली, एंजियोप्लास्टी हो गई या बाईपास हो गया, हम नॉर्मल हो गए, हम दवाइयों को छोड़ देते हैं, फिर हम दवाइयों का सेवन करना बंद कर देते हैं। ये गलत बात है। आप ये ध्यान रखें, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में बेसिक बीमारी का बीज आपकी बॉडी में ही होता है। एंजियोप्लास्टी और बाईपास आपको स्टेबलाइज करते हैं। अगर आपने लाइफस्टाइल पर ध्यान नहीं दिया तो वापस तकलीफ होती है। दुनिया में हार्ट अटैक होता है अगर, तो दुनिया भर में हार्ट के अपने देश के अलावा दुनिया भर में एक अटैक आने के बाद में दूसरा अटैक आने की आशंका होती है 2 से 3 गुना, और अपने देश में 3 से 6 गुना उसकी आकांक्षा होती है। सो बेसिकली हमें ये समझना होगा कि एक अटैक के बाद में हम स्टेबलाइज हो गए, कुछ नहीं होगा, ये गलत बात है। वापस अटैक आने की संभावना हमेशा रहती है। क्यों? क्योंकि बीज जो है वो अपनी बॉडी में ही है, तो उसको हमें कंट्रोल करना है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि आप शुगर को कंट्रोल में रखें, मोटापे को, कोलेस्ट्रॉल को, बीपी को, तो इन सबको चेक रखेंगे और दवाइयों का सेवन करेंगे, हम दूसरी चीज़ों से बचे रहेंगे। तो साथ ही मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा डॉक्टर प्रवीण काहले साहब का भी। ही इज सीनियर कंसल्टेंट एंड डायरेक्टर ऑफ कार्डियोलॉजी इन रिलायंस हॉस्पिटल, कोकिलाबेन, धीरूभाई कोकिलाबेन हॉस्पिटल, मुंबई। और आपने बहुत हमें आज सुबह चीज़ों के बारे में बताया, डायबिटीज़ के बारे में बताया, नई दवाइयाँ हार्ट फेलियर में यूज़ हुई हैं उसके बारे में बताया। सो सर, योर कमेंट्स प्लीज। ये काफ़ी अच्छी मीटिंग रही है। इसमें मुझे लगता है ना कि राजस्थान के, पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग डॉक्टर्स आए हैं, और ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जो भी नई चीज़ें, नया एक्सपीरियंस है हम शेयर करते हैं, जिससे कि किस तरह से हम पेशेंट लोगों को इम्प्रूव कर पाएंगे, और अवेयरनेस फैलाने का भी एक अच्छा ये ज़रिया है, जिससे कि हम डॉक्टर लोगों में, इवन फिजिशियन, जनरल प्रैक्टिशनर में ये अवेयरनेस बताते हैं कि किस तरह से, क्योंकि काफ़ी सारे मिथ होते हैं। जैसे कॉमनेस मिथ है कि मेरा शुगर कंट्रोल है पर तो मैं बिल्कुल भला चंगा हूँ, तो ये एक मतलब हम कहेंगे भ्रम है। सत्य ये है कि अगर आपका शुगर थोड़ा भी बढ़ रहा है तो ऐसे डॉक्टर साहब ने जैसे बताया रिस्क बढ़ गई, और अगर आप एशियन या इंडियन है तो आपकी ऐसी भी रिस्क बढ़ गई। पर हमारे पास मरीज वो एक्सेप्ट करने में उनको समय लगता है कि भाई अगर डायबिटीज़, शुगर बढ़ना शुरू हो गया तो ये पूरी बॉडी की केमिस्ट्री ख़राब हो चुकी है। ये एक अवेयरनेस हम इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि कि ये नहीं कि बाईपास और एंजियोप्लास्टी बना जाए, शुरुआत में ही एक अवेयरनेस की जाए, क्योंकि अभी हमने ये भी देखा गया है कि ज़्यादा जिमिंग और एक्सरसाइज से भी कई सारी डेथ हो रही है, स्पेशली मुंबई में कई सेलिब्रिटियों की डेथ हो रही है। और अगेंस्ट एक्सरसाइज ऐसे ना लोग ये करें कि भाई जबकि एक्सरसाइज के जो फायदे हैं वो आप कोई भी दवाई ले लो उसका फ़ायदा नहीं है। हमारे यहाँ पर किसी ने कहा है कि इफ़ देयर इज़ अ एक्सरसाइज के जो फायदे हैं, बेनिफिट अगर एक गोली में आएंगे तो दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली दवाई होगी।
क्योंकि उसके जो बेनिफिट है वो बहुत है। तो इससे हमको जो फिजिकल एक्टिविटी से हम डायबिटीज़ से बच सकते हैं और इससे हम आगे की सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो इस कॉन्फ्रेंस में हमने और एडवांस चीज़ों में भी काफ़ी चर्चा की है, कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी, क्योंकि हमारे बुजुर्ग पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बढ़ रही है और वो मोर कॉम्प्लिकेटेड डिसीज से आते हैं, तो उसमें जो हाई एंड ट्रीटमेंट है उस पर भी हमारी चर्चा हुई। पर वो चर्चा एक काम स्पेशलिस्ट के लिए है, आम डॉक्टरों के लिए एक प्रिवेंशन और ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल को किस नए नए तरीकों से हमारे एक्सपीरियंस शेयरिंग से किस तरह से बेटर किया जा सकता है, इस पर इस मीटिंग में काफ़ी चर्चा हुई। डॉक्टर साहब आपने कहा इसको नई मेडिसिन कौन सी है जो यूज मस्ट किया जाती है? देखिए, ऐसा है कि डायबिटीज़ में कुछ दवाइयाँ जो यूज़ होती हैं वो ऐसी दवाइयाँ हैं जो बाकी चीज़ों को भी, यानी कि सिर्फ शुगर को कम नहीं कर रही है, बाकी सिस्टम को भी कंट्रोल कर रही है। ठीक है, टेलमिसार्टन और मेटोप्रेलोल जो आप बोल रहे हैं ये दवाइयाँ हैं हार्ट फेलियर में काम आती हैं, हार्ट अटैक में काम आती हैं। ठीक है, सो वो दवाइयाँ अलग हैं, वो डायबिटीज़ का उन पर बहुत ज़्यादा असर नहीं है। बट कुछ दवाइयाँ जो नई दवाइयाँ आई हैं, चाहे वो SGLT2 इनहिबिटर्स हो, चाहे वो GLP-1 रिसेप्टर अगोनिस्ट हो, तो ये कॉम्प्लिकेटेड नाम है, लेकिन अगर आपको लगता है कि यस आप समझ सकेंगे तो DPP-4 इनहिबिटर्स हुए, तो ये कुछ दवाइयाँ हैं जो डायबिटीज़ में आपको काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती हैं। और ये भी बड़ी चीज़ है कि सिर्फ डायबिटीज़ को नहीं रोकनी है, ये हार्ट अटैक होने को, ब्रेन अटैक होने को और ओवरऑल सिस्टम को भी इम्प्रूव कर रही है। डॉक्टर साहब का एक बड़ा अच्छा टॉपिक था कि वेरिसिगार्ड नाम की एक नई दवाई है, तो जो हम कन्वेंशनल दवाइयाँ यूज़ करते हैं उसके बाद भी कुछ नई दवाइयाँ और आई, और पिछले 1-2 सालों में हमने इसका भी रोल काफ़ी देखा है, तो उस पर डॉक्टर साहब ने चर्चा की थी। तो नई दवाइयों का यूसेज भी देखिए किस तरह का रोल था उसका? जी, जैसे अभी क्या हो रहा है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है और जो बीमारी ज़्यादा शक्ति या स्ट्रांग होती जा रही है, बीमारी को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मिलती है। जैसे पहले ज़माने में शायद किडनी फेलियर विथ हार्ट फेलियर विथ पैरालिसिस वाला मरीज इतने दिन नहीं रहता था, अब वो लंबा जी रहा है। अब अगर उसके किडनी पे इफेक्ट है तो जो पुरानी हार्ट फेलियर की दवाइयाँ थी हम यूज़ नहीं कर पाते थे, तो अभी कुछ नई दवाइयाँ आई है जो उनको अस्पताल से दूर रखती है, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ाती है और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी मेंटेन करती है। नहीं तो पता चला मरीज को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंट फ्लायर, एक बार हार्ट फेलियर हो गया तो अस्पताल से अगर अब मैं मरीजों को कहता हूँ कि भाई आप फ्रीक्वेंट फ्लायर बन जाओगे अगर इसमें ध्यान नहीं दिया, जैसे एयरलाइंस करती है, पर एयरलाइन तो डिस्काउंट देती है फ्रीक्वेंट फ्लायर को, अस्पताल में डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा। तो अपना ध्यान रखो, वो दवाइयाँ लो, उसमें इन्वेस्ट करो, चाहे 2 पैसा लगे कि आप अस्पताल से दूर रह जाए। तो ये दवाइयाँ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट में भी यूज़ की जा सकती है। इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, एक होती है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। हम क्या सोचते हैं कि एक टैबलेट है ये तो बहुत कॉस्टली है, हम लें क्यों लें, लेकिन अगर वो टैबलेट हमारा एक भी हॉस्पिटल एडमिशन बचा दे तो कॉस्ट उससे डबल कॉस्ट हम रिकवर कर लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये माइंडसेट अपने को चेंज करने की जरूरत है। कोई भी नई मेडिसिन आती है तो कंपनी उस पर बहुत रिसर्च करती है, बिलियंस ऑफ डॉलर उस पर स्पेंड करती है। तो इनिशियल 6 ईयर्स के लिए वो जो होने के बावजूद भी उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस ज़्यादा होती है, कॉस्टली है लेकिन फिर भी वो फायदा ज़्यादा कर रही है, क्योंकि एक भी हॉस्पिटल एडमिशन हुआ तो पूरे साल भर का जितना दवाइयों को खर्चा उससे ज़्यादा खर्चा 2 दिन के हॉस्पिटल एडमिशन में चला जाता है। देखिए, बड़ी खूबसूरत चीज़ सर ने बोली है, मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ। हम बोलते हैं कि क्या ये चीप है, क्या ये चीज़, चीप इज बैड वर्ड, नेगेटिव कोनोटेशन है उसका। हम बोलते हैं इकोनॉमिकल है या हम बोलते हैं एक्सपेंसिव है, और एक और टर्मिनोलॉजी होती है इन दोनों के बीच का जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट इफेक्टिवनेस। कॉस्ट इफेक्टिवनेस मतलब जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि कॉस्ट हो सकती है मेडिसिन की ज़्यादा हो, लेकिन अगर वो न लें तो उसके जो विपरीत असर हैं बॉडी के ऊपर कॉम्प्लिकेशंस के फॉर्म में, हो सकता है कि उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो। सो दैट्स हाउ यू कम टू अ मिडिल प्लेस कि भाई कॉस्ट बहुत इकोनॉमिकल या फिर कॉस्टली, उसके बीच में एक कॉस्ट इफेक्टिवनेस पे आ जाते हो। डॉक्टर साहब, राजस्थान में तो गवर्नमेंट ने चिरंजीवी और RES योजना शुरू कर दी, तो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं क्या? सारी मेडिसिन उसमें अवेलेबल नहीं होती हैं अनफॉर्चुनेटली। क्या अब गवर्नमेंट की स्कीम्स तो वो उसका इंटेंशन तो शायद अच्छा होता है लेकिन उसका फॉलोअप अच्छा नहीं होता है, तो मेडिसिन तो बहुत सारी वो बना देती हैं लेकिन उसकी क्वालिटी चेक नहीं हो पाती है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है। तो हम कहते हैं गवर्नमेंट को डेफिनेटली फ्री मेडिसिन देनी चाहिए, लेकिन साथ के साथ उनका गवर्नमेंट सॉल्ट प्रिस्क्राइब करती है, अपनी सॉल्ट भी प्रिस्क्राइब करें, बट सॉल्ट प्रिस्क्राइब उस सॉल्ट की क्वालिटी कौन चेक कर रहा है? वो सॉल्ट वही उसमें उतनी क्वांटिटी मान लो। डॉक्टर साहब सॉल्ट जो है मान लो हमने सॉल्ट तो आप लिखते हैं, टेलमिसार्टन ने 40 मिलीग्राम लिखा, हाँ। अब वो टेलमिसार्टन
उसमें वाकई में 40 मिलीग्राम टेलमिसार्टन है कि नहीं उस टैबलेट में, ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उस कंपनी की दवाई लें या उस कंपनी की दवाई लें, हमारा सिर्फ एक ही पर्पस होता है कि हम इंश्योर करें कि पेशेंट को क्वालिटी मेडिसिन मिले। अगर गवर्नमेंट ये इंश्योर करे कि जो वो दवाइयाँ दे रही है वो उसकी क्वालिटी अच्छी है तो डेफिनेटली वो पेशेंट को लेनी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रॉब्लम क्वालिटी चेक की है, क्वालिटी चेक नहीं हो पाता, प्रॉपर क्वालिटी चेक हो तो ये अच्छा है। और दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि जो जितनी भी आप जेनरिक मेडिसिन की बात करते हैं इनका भी कॉस्ट कंट्रोल नहीं है, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। अगर गवर्नमेंट कहती है कि जेनरिक मेडिसिन है तो टेलमिसार्टन अगर मान लो जेनरिक है तो वो सारी टेलमिसार्टन 10 पैसे की होनी चाहिए या 20 पैसे की होनी चाहिए, 50 पैसे, तो सबका कॉस्ट। अब जेनरिक में भी सबकी अलग अलग कॉस्ट है, तो ये भी एक बहुत कंफ्यूजन कर रखा है कि कॉस्ट क्या होनी चाहिए। तो कॉस्ट एक फिक्स कर दे गवर्नमेंट, क्वालिटी फिक्स कर दे, डेफिनेटली सारे डॉक्टर सॉल्ट नेम से ही दवाइयाँ लिखेंगे। डॉक्टर साहब एक चीज़ बताएं मुझे कि एक एडिशन इसमें दूंगा दवाई के बारे में। गवर्नमेंट का एक अलग फोकस होता है। गवर्नमेंट का क्या टारगेट है कि अगर भाई अगर 10,000 लोग मतलब 100 में से अगर 50 या 10 की डेथ हो रही है तो वो 3 डेथ बच जाए। तो जब मेरे क्लिनिक में जब मरीज आता है मैं 3 दिन में 10 के 10 को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो इसमें क्या है कि गवर्नमेंट वो चीज़ नहीं देगी जहां उनको कॉस्ट बेनिफिट मिले। नहीं डॉक्टर साहब, गवर्नमेंट तो पैकेज देती है हॉस्पिटल के अंदर, जैसा भी नहीं, वो नहीं, ऑपरेशंस की बात नहीं कर रहे हम लोग, ये बात कर रहे हैं मेडिकल आफ्टर ट्रीटमेंट, जिससे प्रिवेंटिव कर रहे हैं हम बात। जैसे भी कुछ डायबिटीज की दवाइयाँ, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला वो आपकी प्रिवेंट करेगी डेथ, वो महंगी है, वो गवर्नमेंट के इसमें नहीं आ सकती। आप समझ रहे हो, गवर्नमेंट का वो उद्देश्य नहीं है। गवर्नमेंट का उद्देश्य क्या होता है कि जो वो कुछ खा ही नहीं रहा दवाई, एटलीस्ट वो कुछ तो खाए। पर जब हम क्लिनिक में जब हम ट्रीट कर रहे मरीज को, हमारा वो उद्देश्य नहीं है। हम चाहते हैं दुनिया में सबसे अच्छा चीज इस मरीज को कैसा मिले और वो उस अपेक्षा से हमारे पास आता है। तो जो गवर्नमेंट जो सोचती है, गवर्नमेंट का जो एंगल होता है वो कम्युनिटी सोसाइटी बेसिस पे होता है कि भाई अगर झोपड़पट्टी में है एटलीस्ट टेलमिसार्टन खाएगा तो उसका कुछ भला होगा। और हमारा जो एंगल है, क्योंकि हमारे पास वो मरीज जब आता है वो एक अलग हमारा दृष्टिकोण होता है। तो ये फर्क है कि जो गवर्नमेंट जो मेडिसिन देगी उसमें, और हम जो गवर्नमेंट एडवांस मेडिसिन कभी नहीं दे पाएगी। यहाँ तक कि अमेरिका में भी एडवांस ट्रीटमेंट, एडवांस मेडिसिन इतनी आसानी से वहाँ की इंश्योरेंस कंपनी, वहाँ की गवर्नमेंट भी नहीं प्रोवाइड कर सकती। आपने देखा था कोविड में इवन हाहाकार मच गया था यूरोप में और अमेरिका में, इवन मास्क नहीं मिल रहे थे। तो रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, तो कोई भी गवर्नमेंट सब कुछ नहीं दे सकती। हमारा वो क्या है, हम खुद मरीज को चाहते हैं कि इससे सबसे अच्छी चीज़ कैसे मिल सकती है। वहाँ पैसा हम नहीं सोचते। जैसे जब आप गाड़ी के शोरूम में जाओगे तो वो आपका जेब देख के नहीं पूछेगा, वो आपको सब चीज़ बताएगा। तो उस तरह हमारा ये उद्देश्य है कि जो अच्छी से अच्छी चीज़ है, जो सबसे बेस्ट है, वो हम किस तरह मरीज को डिलीवर कर सकते हैं। और ये कॉर्पोरेट उद्देश्य हमारा अलग है जेनरिक से। मतलब हमें कोई ये नहीं है कि भाई वो अगर गवर्नमेंट। और आपका प्रश्न था कि गवर्नमेंट सप्लाई देती है या नहीं देती है। RGHS जो अपनी स्कीम है ना, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, उसमें सब कुछ अच्छा है, बड़ी अच्छी चीज़ है, उसमें सब कुछ कवर कर दी। तो गवर्नमेंट की ये बड़ी अच्छी स्कीम है। द प्रॉब्लम इज ये स्कीम एक बार स्टार्ट हुई, ये देखिएगा 2 साल बाद में कोई ना कोई विड्रॉ कर लेगा, दूसरी गवर्नमेंट चेंज होती है। नो, दिस इज अ प्रॉब्लम। आप मेरी बात समझ गए। अगर इसको सस्टेन कर दो कि यस इट विल बी डन फॉरएवर, देन इट इज वेरी गुड, सुपर्ब इट इज सुपर्ब। एक साल तो चलेगी हम सब। बट आप समझ गए मेरी बात। चिरंजीवी के मुकाबले तो पूरे जो देश में आप कोई सुनना है चाह रहे हैं वो शब्दों का प्रयोग हम नहीं कर पाते हैं कई बार। बट यस यू नीड टू ट्राई टू अंडरस्टैंड। RGHS में काफी चीजें कवर होती हैं। सर मेरा एक सुझाव है आपको। दूसरा एक चीज और मैं कहना चाहता जी, हूँ, जी। अपने को मार्केट में सब चीज अवेलेबल होनी चाहिए। कोई एरो की शर्ट भी पहनता है, कोई लोकल टेलर से सिलवा के भी पहनता है। लेकिन हम सबको कहें कि नहीं आप एरो की क्यों पहनते हो, आप भी लोकल शर्ट पहनो, वो नहीं, उसकी चॉइस है, उसके पास पैसे है, वो खर्च कर सकता है, तो वो अच्छी चीज है। कॉमन मैन के लिए नहीं है। कॉमन मैन के लिए वही मैं कह रहा हूँ, सबका अलग अलग अफोर्डेबिलिटी है सबको। तो हम पेशेंट को चॉइस देते हैं कि हाँ ये अच्छी मेडिसिन भी अवेलेबल है, ये नॉर्मल मेडिसिन। नहीं डॉक्टर साहब, 10 लाख का तो पैकेज गवर्नमेंट दे रखा है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयज के लिए, प्राइवेट लोगों के लिए, उसमें कवर होता है। इट इज गुड एंड इट इज कवर्ड, इट इज कवर्ड। RGHS में कवर्ड है। सर मैं He was given standing ovation at the completion of the oration, जो उन्होंने 40 मिनट तक बोला। उनके बोलने में था क्या, उसका जो गूढ़ सार है वो मैं आपको बताऊं। हेल्थ सिर्फ फिजिकल नहीं है, उसमें मेंटल एस्पेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप फिजिकली ठीक रखते हैं अपने आप को, तो आप मेंटली बैठ पाएंगे, योग कर पाएंगे, मेडिटेशन कर पाएंगे। और अगर आप मेंटली फिट रख सकते हो अपने आप को, तो आप फिजिकल एस्पेक्ट पे भी ध्यान रखोगे। उनका कहना था कि किसी भी चीज़ में तनाव, जो आजकल की चीज़ों में, आजकल की जनरेशन में बढ़ गया है, तनाव से तनाव लेके नहीं आया है। तनाव क्या लेके आता है? स्ट्रेस स्मोकिंग एक चीज़ हो गई है आजकल। स्टाइल स्मोकिंग कुछ सालों पहले तक थी, आजकल स्ट्रेस स्मोकिंग हो गई है।
या मुझे तनाव बहुत ज़्यादा होता है, बाहर निकल करके 2-4 स्मोक करके आया था। तनाव तो वहीं का वहीं है, स्मोकिंग और एडअप हो गया, वो एक्सपोनेंशियली बढ़ गया। 3 + 3 इज नॉट इक्वल टू 9, 3 to the power 3 इज एक्सपोनेंशियली, इट इज 27। आप मेरी बात समझ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो रिस्क ऐसे ऐसे एडिटिव चीज़ें होकर के वो और बढ़ा रही हैं। सो बेसिकली हमें सबसे फोकस जो आज की जनरेशन को करना चाहिए वो है मेंटल एस्पेक्ट। वी हैव टू बी फ्री फ्रॉम द स्ट्रेस, और सारी पद्धतियों को लेकर के सारी की सारी जो भी विधाएं हैं उनको साथ में लेकर के हमें वर्क करना चाहिए। तो ये 5 साल से हम कर रहे हैं, एंड वी आर लकी कि हम बड़े बड़े जो स्पीकर्स हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री वो लेके आ पा रहे हैं और उनके भी विचार हम सुन पा रहे हैं। सर मेन कॉज वही है, चाहे टाइफाइड हो, चाहे पेट हो, चाहे कोई भी हो। अभी तक डॉक्टर्स सारा जो स्ट्रेस दे रहे हैं, जो पूरा जो मेडिसिन का जो इफेक्ट दे रहे हैं वो आफ्टर का दे रहे हैं। डिपोजिशन हो ही ना, कैंसर बने ही ना, उसको लेकर के कोई रिसर्च हो या जो उसकी कॉजेज है वो रूट से ही खत्म हो जाए, तो ये चीज़ जनरेटिव ना हो, उसको लेकर के कोई मेडिसिन बनाने के लिए आप लोगों का कोई स्ट्रेस है क्या चीज़? तो अब आप सोचें, कल भी इस पे चर्चा हुई थी, लेकिन मैं इसको और पीछे ले आता हूँ। कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन जो होता है उसको हम बोलते हैं प्लाक, साइंटिफिक भाषा में क्या बोलते हैं उसको, प्लाक फॉर्मेशन हो गया है, यानी ब्लॉकेज डेवलप हो रहा है। वो उसकी जो नींव होती है वो पड़ जाती है इन द फॉर्म ऑफ फैटी स्ट्रीक। कब? जब बच्चा पेट में होता है माँ के 8वें हफ्ते पर वो फैटी स्ट्रीक एक डॉट बन करके वहां पे जन्म ले लेता है। आप समझिएगा मेरी बात को, जैसे जैसे वक्त बीतेगा वैसे वैसे वो हल्का हल्का बड़ा होने लग जाएगा। पहले 10 साल 20 साल वो बहुत ज्यादा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है, बट 20 साल के आसपास आपका जीवन शैली कैसा होगा उस पर निर्धारित करता है कि वो ब्लॉकेज कितना रैपिडली बनेगा, एक ही जगह बनेंगे या मल्टीपल जगह बनेंगे, केवल हार्ट में बनेंगे, ब्रेन में बनेंगे या हाथ पांव की नालियों में बनेंगे। सो ये सारी चीजें अल्टीमेटली कहाँ गई? हमारे प्रिवेंशन के ऊपर। दवाइयाँ क्या ऐसी हैं जो बचाएं? यस, अगर हम रिस्क फैक्टर्स को बचा के रखेंगे, अगर हम मोटापे को बचा के रखेंगे, अगर हम तनाव को न होने देंगे तो चीज़ों पे ऑलरेडी उसका इफेक्ट आएगा। बट ऐसी दवाई कि ये कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन हो ही ना, कि ये प्लाक फॉर्मेशन हो ही ना, नहीं, उसके लिए आपको प्रिवेंशन पे फोकस करना होगा। ऐसी दवाइयाँ यूजुअली नहीं कंट्रोल कर सकती हैं। डिसॉल्व करने के लिए ऐसी कोई मेडिसिन आया जो चीज़ को वहाँ पे डिसॉल्व करे? कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन भी जो हम देते हैं वो डेफिनेटली अगर हम वगैरह देते हैं, हाँ उसको हाई डोज में हम देते हैं तो वो कुछ हद तक, देखिए क्या है कि हमको बहुत पहले से ध्यान रखना शुरू करना पड़ेगा अगर अपने को डिजीज को। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि देखिए बॉडी जो है ना उसको इमॉर्टल नहीं बनाया जा सकता, उसमें डिजीज तो होगी ही होगी, उसका हम प्रोग्रेशन जो है वो स्लो कर सकते हैं, उसको जो बढ़ने की रफ्तार है उसको कम कर सकते हैं, उसको रोक नहीं सकते, है ना। कुछ अगर बहुत हाई डोज में हम स्टेटिन्स जो कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ होती है तो वो प्लाक कम हो जाता है, कुछ हद तक कम हो जाता है, लेकिन अगर वो प्लाक बहुत बढ़ गया है तो फिर उसको हमें कुछ ना कुछ सेकंड ट्रीटमेंट से भी ट्रीट करना पड़ेगा, चाहे एंजियोप्लास्टी हो या उसका बाईपास करना पड़े। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि हम इसमें जो मेडिसिन का जो इनर्शिया है वो दोनों तरफ से, पेशेंट की तरफ से भी वैक्सीन आई है, बहुत सी बीमारियों को उन्होंने खत्म कर दिया, तो ये भी तो एक बीमारी है डिपोर्टेशन की तरह का। अच्छा एक बात बताएं, अपने बाल सफेद होते हैं, नॉर्मल प्रोसेस है, बाल सफेद होंगे, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे बाल सफेद होंगे, जैसे जैसे बाल सफेद होते हैं वैसे ही अपनी नाड़ियां भी सफेद होती हैं। नाड़ियां सफेद होती हैं इसका मतलब नाड़ियों की भी एजिंग होती है, वृद्धि होती है। आप समझ गए मेरी बात को? अगर हम दिखते हुए इंसान के बाल काले नहीं कर सकते, समझिएगा, तनाव कम करके हम उसको डिले कर सकते हैं। किसी भी बीमारी का भाई जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे उसका वियर एंड टियर बढ़ेगा। जब वियर एंड टियर होगा तो डेफिनेटली उसमें तकलीफें होने के चांसेस बढ़ेंगे। हम क्यों बात कर रहे हैं आजकल? 25 साल पहले मालूम ही नहीं पड़ता था कि तकलीफ क्या थी। रात को पेशेंट सोया, सुबह मालूम ही नहीं हुआ कि क्या हुआ, भाई सोते सोते रह गए। अभी क्या हो गया है, अचानक से तकलीफ होती है, फटाफट से हम इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचते हैं, ईसीजी होता है, मालूम पड़ता है अरे यार ये तो नहीं प्रॉब्लम है। आप समझ गए मेरी बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? नीचे स्टार्ट हो गया।